हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो है हिंदी व्याकरण। तो ये हिंदी व्याकरण कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। बड़ी क्लासों में भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक छोटा है जो 6 से लेके 8 तक की क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो चलिए इसकी परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, विद्यालय, पुस्तक, देश, मिठास आदि। ये सभी शब्द जो बोध करवाते हैं उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो पहले के देखिए परिभाषा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रामायण, जयपुर, फुटबॉल, भारत आदि। ये सभी किसी का नाम है। तो इसलिए जो विशेष प्राणी हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, उनका विशेष नाम होता है तो उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखिए, रमा खाना बना रही है। तो यहाँ रमा किसी व्यक्ति का नाम है ना, विशेष व्यक्ति का। ऐसे नहीं कि सारी रमा तो नहीं होते, इसलिए किसी लड़की का नाम रमा है तो वो खाना बना रही है, तो यहाँ रमा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण, मोहन पढ़ाई कर रहा है। तो मोहन एक लड़के का नाम है, किसी व्यक्ति का बोध करवा रहा है, तो यहाँ मोहन पढ़ाई कर रहा है, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। तो इसमें नई दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नई दिल्ली किसी एक स्थान की ओर इंगित करते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, पुस्तक, देश, नदियाँ, पर्वत आदि। जातिवाचक संज्ञा में कोई भी चीज़ एक वचन नहीं होती, सभी चीज़ें बहुवचन होती है। जैसे सभी विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, तो इसमें एक विद्यार्थी के बारे में तो नहीं कहा जा रहा। अगर एक विद्यार्थी के लिए कहते तो उसका नाम लेके कहते, तो इसमें सभी विद्यार्थी आ रहे हैं, तो ये विद्यार्थी की जाति का बोध करवा रहे हैं, इसलिए विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण देखिए, हमारा देश महान है। इसमें किसी भी एक देश के बारे में नहीं कहा जा रहा है। वैसे तो एक देश के बारे में कहा जा रहा है, पर देश तो और भी हो सकते हैं। इसलिए अगर इसमें आता ना भारत, देश महान है, तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि भारत एक है और यहाँ कोई भी देश हो सकता है, इसलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है, हमारे देश में अनेक नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ नदियाँ दी गई है, तो नदियाँ तो बहुत सारी हैं, इसलिए संपूर्ण नदियों की जाति के बारे में बोध करवा रहा है, इसलिए नदियाँ जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ दिया होता ना गंगा नदी, यमुना नदी, तो वो एक स्पेशल विशेष नदी हो जाती, तो वो होती व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए ये कोई भी विशेष नदी के बारे में नहीं बता रहा, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए। गुण, अवस्था, मन के भाव आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुढ़ापा, हंसी, खुशी आदि। ये भाव होते हैं ना, वो किसी को दिखाई नहीं देते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं किसी के भाव, इसलिए जो शब्द हमें फील अंदर से महसूस करने होते हैं वो क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। अच्छाई देखिए, अच्छाई किसी की बाहर थोड़ी झलकती है, वो अच्छा काम कर रहा होता है तो हमें उसकी अच्छाई दिखती है, तो हम महसूस करते हैं। और बुढ़ापा भी दिखता नहीं है, धीरे धीरे बूढ़ा होता जाता है इंसान, लेकिन कुछ वर्षों से आपने अचानक देखें ये इतना बूढ़ा हो गया, तो अपने को पता चलता है ये बुढ़ापा फील करने वाले, अपने फील कर सकते हैं। जो चीज़ें महसूस होती है वो क्या होती है? भाव। हंसी खुशी भी हम किसी को देखकर फील कर सकते हैं, इसलिए ये देखिए कई लोगों में आज भी अच्छाई है, तो यहाँ अच्छाई क्या है? भाववाचक। अच्छाई मतलब वो आज भी कई लोग अच्छा काम करते हैं। दूसरा, हमें अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करनी चाहिए, या बुढ़ापे में
तो बुढ़ापा भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तीसरा, अच्छा परिणाम आने पर सभी के मन में खुशी होती है। ये खुशी वैसे फील होती है, ऐसे बाहर दिखाई नहीं देती। हाँ ठीक है, फेस के एक्सप्रेशन बदलते हैं पर फिर भी खुशी महसूस की जाती है, इसलिए खुशी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो आगे देखिए, एक ये इसकी अलग विशेषता है कि भाववाचक संख्या अगणनीय होती है, इसकी गणना नहीं की जा सकती, ये महसूस की जाती है एवं सदैव एक वचन होती है। ये सदैव एक वचन होती है। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण अवयव शब्दों में तव, ता, पन, आपा आदि शब्दों के जुड़ने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। और जातिवाचक संज्ञा गणनीय होती है और कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। जैसे भारत में आज भी अनेकों हरीशचंद्र हैं, तो यहाँ हरीशचंद्र तो किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इसका उदाहरण, क्योंकि हरीशचंद्र किस लिए प्रसिद्ध थे, वो सच के लिए, कहते हैं ना हरीशचंद्र की औलाद, कोई भी सच बोलता है, तो फिर इसलिए हरीशचंद्र, यहाँ हरीशचंद्र उन एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, जो सच का साथ देते हैं उनके लिए हरीशचंद्र का प्रयोग है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा का रूप है। तो कुछ शब्द जो जातिवाचक संज्ञा होते हैं, लेकिन ता, पन, आपा, तव आदि शब्द जुड़ के वो भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे मित्र जातिवाचक संज्ञा है और मित्रता ये भाववाचक संज्ञा बन गया था अलग के। फिर दूसरा, बच्चा जातिवाचक संज्ञा है और इसमें पन लगने के बाद ये बचपन हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है और बुढ़ापा ये आपा जुड़ के भाववाचक संज्ञा हो गया। अपना और अपनत्व, इससे अपनत्व बन गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।